ऐसे कभी नहीं रखते, कैमरा हमेशा सीधा रखते हैं, ऐसे कैमरा सीधा रखते हैं, उसकी डंडी को ऊंचा करते हैं बस ये। हाँ ये लर्निंग करो। ओके हाँ फिर सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों से आवाज के बारे में पूछो। अच्छा बच्चों, मेरी आवाज आपके ख्याल में कैसी है? ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर जी। माइक्रोफोन 4 आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा वाला चल रहा है तुम्हारा। ये इसमें तो प्रॉब्लम नहीं जा रही। हाँ जी, आवाज आ रही है? जा रही क्यों आवाज आ रही है? जी सर। अब जा यस रही है? सर। कहाँ पे ग्रीन होता है? ये जब मैं बोलता हूँ तब ग्रीन होता है। और ये देखो फ्रेम ग्रीन हो रहा है यार, देखो तुम्हें आज तक इस बात से नहीं पता था, इतनी देर हो गई तुम्हें। यार नवी से क्लास में जल्दी से बोलते हैं, उनका सिस्टम लगा दी। कैन यू हियर मी? हाँ समझ नहीं जब सब क्लास लग गई तो जल्दी लगा सिस्टम सब मैं देखता हूँ, जल्दी कर दो। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जी लिख कर एंटर कर दें। आ रही है। हाँ जी आ रही? अच्छा चलो ठीक है, ठीक हो गया बच्चा, ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, सवाल ये है कि हमने लास्ट डे पढ़ना शुरू किया था और हमने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ लिया था। आप बच्चों को बहुत अच्छा समझ आया था, जहां तक मैं समझता हूँ। क्या हाल है बच्चों? क्या में बातें बना रहे हैं हम लोग? बिस्मिल्लाह। कौन सी वाली? अभी इकोनॉमिक्स की उसके बाद डिवाइडेड हुआ। अच्छा वो नहीं होगी? देखेंगे जी तो सर ये खुद ही अपना काम खराब कर ले तो। पहले भी ऐसे ही करते हैं, जब भी कभी भी मसला होता है तो ये तो क्या नहीं चाहिए। मैं तो पूरे पंजी में पढ़ी थी कुछ ही क्या जो। लेकिन सर मानते नहीं है, मसला है वो मान नहीं रहे हो आपकी बात। ऑन द टॉपिक ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा, और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में हम बात करने वाले थे चंद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आज हम ये तो समझ चुके हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। बड़ी बड़ी बातें ये कि सूद हराम है, ज़कात देनी होगी और सिर्फ हलाल प्रोडक्शन करनी है, हराम चीज़ों से एहतजाज करना है। ये सारी बातें हमने पहले कर ली। अच्छा, लेकिन आज हम बात करने लगे हैं कुछ कवानीन हमारे मुल्क में बनाए गए हैं इस शरिया लॉ के हवाले से। उसमें से 4 बड़े पॉपुलर हैं, जिसके अंदर एक पॉपुलर ये है कि हम अपने मुल्क में सूद को ख़त्म कर देंगे। चार्जिंग इंटरेस्ट, ये मेकिंग मनी फ्रॉम मनी। मनी, पैसों से पैसा बनाना हराम है। तो शरिया लॉ में लिखा है कि हम इसको गैर कानूनी करार देते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे फिर आजकल इंटरेस्ट क्यों चल रहा है, तो वो उन्होंने बाद में इसके ऊपर स्टे लिया हुआ चंद सालों का।
लेकिन बहरहाल वैसे जो कानून साजी की गई है उसके मुताबिक जो सूद पे पैसा कमाना है वो हराम भी है, गैर कानूनी भी है, कानून का दर्जा भी। अब ये है कि हम कारोबार कहाँ से करेंगे, तो कहते हैं वेल्थ हम सिर्फ वो जनरेट करेंगे जो लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट होगी। और लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये या तो कारोबार करेंगे या तिजारत करेंगे, ट्रेड्स। सूद से पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा किससे कमाएंगे? कारोबार या तिजारत से, ट्रेड से कमाएंगे। और इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व गैम्बलिंग, हम उस इन्वेस्टमेंट को गैर कानूनी समझते हैं जिसमें जुए का मसला हो, टोबैको यानी सिगरेट हो, शराब हो, ठीक है। तो इन सब को क्या कर दिया गया? प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है जी। और शॉर्ट सेलिंग को भी नापसंदीदा करार दे दिया गया। नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव्स, नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव का मतलब ये है, अच्छा पहले 3 पॉइंट क्लियर है। सूद से पैसे नहीं कमाएंगे, पैसा सिर्फ कमाएंगे हलाल जराओं से, लेजिटिमेट बिजनेस से या ट्रेड से। और जुआ, तंबाकू और शराब, हम इसको गैर कानूनी समझते हैं। अब आ गया शॉर्ट सेलिंग, क्या चीज होती है? देखिए, एक चीज होती है आप खरीद कर बेच रहे हो, इस्लाम को इस पर कोई एतराज नहीं। आपने एक प्लॉट खरीदा, अपने नाम करवाया, आपने आगे बेच दिया। आपने सपोज 80 लाख का लिया, 85 लाख का बेच दिया, 80 लाख का लिया, 90 का बेच दिया, ये आपकी बार्गेन है, इसमें कोई मसला नहीं। मसला ये है कि प्लॉट आपके पास है ही नहीं और आप उसके डॉक्यूमेंट बेच रहे हैं, तो इसको हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, क्योंकि एसेट बैक है ही नहीं। तो इसमें आसान एग्जांपल है सोसाइटीज की फाइल्स, 5 मरले की फाइल, 10 मरले की फाइल। तो ये जो फाइल्स होती हैं हम इन्हें गैर कानूनी समझते हैं। क्यों? कि जो शरीयत है वो क्या कहती है? वो कहती है कि 5 मरले का प्लॉट है, पहले दिखाओ कहाँ पे फिजिकली, फिजिकली मौजूद है, कौन मालिक है, कितने मालिक हैं, सारी बात क्लियर करो, फिर बेच दो, फिर कोई मसला नहीं है। क्या हाल है? और कोई भी ऐसी चीज जो बैकअप पे है नहीं, जमीन खरीदी है, 4 एकड़, फाइलें इशू कर दी हैं 5,000, तो बात तो क्लियर है कि आप क्या कर रहे हैं? शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, बैकअप पे कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं अच्छा जी क्रेडिबल ग्रुप है, व्हाट इज क्रेडिबल? कोई क्रेडिबल नहीं होता। क्या हाल है जी? आप देखिए ना, खलीफा दोयम जो है हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे ने कपड़े मांग लिए, जिद की, मान गए। तो बैतुल माल वालों को कहा कि ये ऐसा करो, मेरी अगले महीने की तनख्वाह के कुछ पैसे दे दो, कपड़े बना लें। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं, तो ये तो मैं नहीं दे सकता। तो फिर क्रेडिबिलिटी क्या होती है? क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। इंसान की अगली सांस का नहीं पता। क्या ख्याल है बच्चों? तो इस्लाम ये कहता है कि नहीं, चीज है तो बेच लो, वरना नहीं है तो पहले बनाओ, खुद बनाओ, अपने पैसों से बनाओ, फिर उसे मुनाफा रखो, बेच दो। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए आगे कि फिर कुछ ऐसी शक्लें बता दी जाएं जो इस्लाम में कारोबार की मुनासिब शक्लें, और आज इन पे कारोबार हो भी रहा है। इसमें एक है मुदारबा। मुदारबा में दो लोग होते हैं। एक होता है वो बंदा जिसके पैसे होते हैं, है ना जी। और एक वो बंदा होता है जो कारोबार करता है। अच्छा, जो कारोबार करता है, बिजनेस करता है, उसको कहा जाता है मुदारिब, ठीक है जी। और जो पैसे प्रोवाइड करता है, फंडिंग करता है, उसको कहते हैं क्या? रब्बुल माल। माल का मालिक और एक मुदारिब है, दोनों मिलके कारोबार कर रहे हैं। आप बताओ मुझे, पैसे कौन लगा रहा है और कारोबार कौन चला रहा है? अब जब मुनाफा होगा क्या करेंगे? नहीं, 50-50 नहीं, आपस में बांट लेंगे, ये ज्यादा अच्छा है, वो आपस में बांट लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उनका आपस में क्या तय हुआ।
अगर उनका ज्यादा तय हुआ है तो वो ज्यादा कर लेंगे, अगर कम तय हुआ तो कम से काम चला लेंगे। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, आगे क्या आ गया? मुशारका। अच्छा, ये सिंपल था, ये इतना मुश्किल नहीं है। मुदारबा, एक बंदा इन्वेस्ट करेगा। कारोबार में पैसा लगाएगा, दूसरा मेहनत लगाएगा। मेहनत लगाने वाला मुदारिब है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, कारोबार को रन कर रहा है, वो क्या है? मुदारिब। और जो पैसा लगा रहा है, रब्बुल माल है। अच्छा, ये रब्बुल माल बंदा भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। अब मिजान बैंक ने बहुत सारे लोगों से ये अरेंजमेंट की हुई है कि पैसा हम लगाएंगे, तुम कारोबार करो, और जो कमाएंगे वो आपस में बांट लेंगे। अच्छा बच्चों, आगे आ गया क्या जी? मुशारका। ये तो पुराना कारोबार है, हमने I2B में अगला टॉपिक ये पढ़ना है, शराकत, पार्टनरशिप। ये कदीम कारोबार है जी, कि दो दोस्त हैं, दो भाई हैं, दो कजन्स हैं, या तीन है या चार है, वो के मिल के कारोबार कर लेते हैं। कारोबार करके वो क्या कहते हैं कि अच्छा भाई, हम तीनों या दोनों मिलके कारोबार करेंगे, दोनों ही पैसा लगाएंगे, दोनों ही काम करेंगे। अगर एक पैसा लगाता है, एक काम लगा करता, तो क्या होता? फिर तो मुदारबा होती। जब दोनों काम कर रहे हैं, दोनों पैसा लगा रहे हैं, तो क्या बन गया? ये शाखा बन गई। और ये बड़ा कदीम बिजनेस है, पंजाब में भी बड़ा पॉपुलर है। तारीखी तौर पर मुसलमानों के आने से पहले ही ये कारोबार चल रहा था, इस्लाम के आने से पहले भी ये कारोबार चलता रहा, कि शराकत करो, मिलके पैसा लगाओ, मिलके मेहनत करो और कारोबार चलाओ। ठीक है जी, मुश्किल बात तो नहीं हो रही कोई? अब आ जाए आगे, क्या है जी? ये दोनों तो सिंपल है, अगर एक बंदा पैसा लगाए, दूसरा कारोबार करे, तो दोनों पैसा लगाए, दोनों काम करे, तो अच्छा है। अब आ जाए बच्चों, मुराहबा। मुराहबा इज अनदर टाइप्स ऑफ द वर्क इन विच क्या होता है कि हमें एक गाड़ी चाहिए, हमें एक गाड़ी चाहिए। अच्छा, अब हमें जो गाड़ी चाहिए, तो हम अगर आज के निज़ाम के मुताबिक देखें तो हम बैंक के पास जाते हैं। बैंक कहता है आप मेरे से लोन ले लो, और लोन लेके जाके गाड़ी खरीद लो। बैंक अप्रूवल करता है, लोन देता है, फिर हमारी मर्जी, हम जिस शोरूम से मर्जी ले लें। लेकिन ये एक्चुअली एक तरह से मुख्तलिफ चीज़, ये है कि बैंक गाड़ी खरीद लेता है खुद, और फिर आपको किस्तों पे दे देता है। इसमें क्या होता है? गाड़ी खरीदता है। क्योंकि आलमीन क्या कहते हैं? कहते हैं कि बैंक के लिए गाड़ी खरीदनी जरूरी है। अगर वो लोन अप्रूव करता है और फिर देता है, वो सूद है। लेकिन गाड़ी खरीद के बेचता है मुनाफे की बुनियाद पे, तो ये उसका मुनाफा बन जाता है। तो कहते हैं कि इज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट इन विच इनेबल कस्टमर्स फॉलोइंग इस्लामिक प्रिंसिपल टू मेक परचेज विदाउट नीड ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लोन। कोई चीज खरीदनी है, तुम्हें सूद भी नहीं लेना पड़ेगा, चीज भी तुम्हारी हो जाएगी। कैसे? कि द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज बैंक बाय एन आइटम। आइटम से मुराद कार ले लें, तो बैंक कार खरीदता है एंड देन सेल टू द कस्टमर ऑन डेफर्ड बेसिस, यानी उधार दे देता है कि ये ले जाओ। तो अब जो उलमा है, हम उनसे पूछते हैं कि देखिए, आपने काजी कर्जा ले लिया, कर्जा लेके आपने जाके गाड़ी ले ली, गाड़ी की किस्त बैंक को दे रहे हैं। उसी तरह यहाँ है कि गाड़ी ले ली बैंक से और बैंक को किस्त दे रहे हैं। फर्क क्या हुआ? तो वो कहते हैं बात ये है कि उसकी ओनरशिप है, और वो महंगा बेचना चाहे तो उसका हक है, तुम ना खरीदो। और दूसरी बात यह है कि जब तुमने गाड़ी ले ली, तो गाड़ी है 50 लाख की, तुमने दिया है उसको 10 लाख, तो ज्यादा किसकी है? बैंक की है। तो तुम्हें वो पैसे भी वापस करने हैं, 40 लाख किस्तों में, और उसका किराया भी देना है। जब तक आपकी अपनी नहीं होती, आपको किराया देना पड़ेगा। तो जब तुम्हें किराया भी देना है और तुम्हें तो किस्त भी देनी है, यानी कि आप किराया भी दे रहे हो और अपनी पैसे भी अदा कर रहे हो, तो ये जायज़ है अकॉर्डिंग टू दैट। मुझे तो खैर इतना इस्लाम नहीं आता, लेकिन जितना उन्होंने बताया उतना ही है, सही है। तो इसलिए अक्सर मैं मिज़ान बैंक से एक आध बार मेरा प्लान बना ना, तो ऐसे ही मैंने पूछा गाड़ी आप कैसे देंगे, उन्होंने कहा जी अभी गाड़ियाँ खरीदी हैं, लाहौर आ रही हैं, फिर आपसे बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी खरीद के खुद लेके आते हैं,
फिर बार्गेन करते हैं। ठीक हो गया बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कर दी, एक बार सम अप कर लें। मुदारबा में कारोबार है, मुदारबा कारोबार जिसमें एक बंदा पैसा लगाता है, दूसरा काम करता है। जो काम करता है वो क्या है? और जो पैसा लगाता है रब्बुल माल। और जब मुनाफा होगा बांट लेंगे। और शराकत क्या है बच्चों? दोनों पैसा लगा रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब आगे क्या है बच्चों? मुराबा में क्या है? चीज को खरीदने वाला जी, जो एक बंदा है या इदारा है वो चीज खरीदता है, खरीद के हमें दे देता है और उधार पे देता है, और फिर हमारे साथ क्या कर लेता है? इंस्टॉल। ठीक है जी। अब इसी तरह से बच्चों आगे आ गया इजारा। इजारा और चीज है। इजारा में चीज आपकी नहीं होती, आप किराए पे ले लेते। इजारा में चीज आपकी नहीं होती, आप। तो सवाल ये पैदा होता है कि यार किराए पे चीज आप ले रहे हैं तो किराया किसको देंगे? होता ये है कि हम जाके एक गाड़ी लेते हैं किसी बंदे से कि यार हमने ये गैंगो पे चलानी है, तो गाड़ी हमारी अपनी नहीं, हमने पहले उसकी क्या देनी है? सारे दिन की रेंट देना ना उसका। तो हमने किराए पे लेके आगे चला रहे हैं तो वो किराया ज्यादा लेगा। तो एक आइडिया आ गया कि यार अगर हम ये इससे किराए पे लेते हैं, ये बड़ा शूम सा आदमी है, किराया भी ज्यादा देता है, हम बैंक से जाके कहते हैं तो बैंक कहता है लो मैं ले देता हूँ फिर। तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपको उससे सस्ता किराया दे देगा महीने पूरे का। भाई योमिया के महीने पूरे का कि इतना किराया लो और गाड़ी चला लो। अब होगा ये कि वो हमें देगा लीज पे। लीज का मतलब किराया होता है, वो हमें क्या देगा? लीज एग्रीमेंट पे। लेकिन ये चीज किसकी रहेगी? बैंक की रहेगी ना। किराए पे चीज ले तो हमारी हो जाती है। ये तो मौज हो गई यार। सुबह फॉर्च्यूनर कराते हैं हैं? उन्होंने जाके तो मेरे स्टूडेंट ने कहा यार हमारी हो गई। ठीक है। वो बंदे भी जरा पठान होते हैं, उन्होंने कूटना पड़ा। क्या हाल? यार फिर इसलिए इस पे कंडीशन होती होंगी कि अगर डैमेज हो जाए तो क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा ना। हाँ ये तो होता है, ये तो होता है कि डैमेज हो जाए तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। आमतौर पे जो शरिया है वो कहती है कि आप इसमें असेस करेंगे ना कि ये जो लगी है चोट किसकी वजह से लगी। तो आमतौर पे ये गाड़ियां ड्यूल इंश्योर्ड होती हैं। ड्यूल इंश्योर्ड का मतलब ये है कि जैसे आप गाड़ी चला रही हैं और आपने आके किसी की गाड़ी में ठोक दी, हेडलाइट अपनी भी उड़ा दी, उसकी उड़ा दी, रेडिएटर भी उड़ा दिया। अब ड्यूल इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपकी भी गाड़ी ठीक कराएगी और जिसको गाड़ी आपने लगाई है उसकी भी ठीक कराएगी। इसको ड्यूल इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस जब भी कराएं तो ये ख्याल रखना चाहिए। 3% पे सिंगल होती है, 4% पे ड्यूल हो जाती है। तो कुछ ज्यादा बक बक करे तो उनको आए यार सर, आते ही ठीक करा देंगे। क्या शोर में क्या है तुम, लेकिन ये अमीर लोगों के काम है, हम जैसे गरीब लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तो यकीन करो कभी किसी की गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ, ठोकी तो दूर की बात है। क्या समझे? वो जिस दिन किसी की गाड़ी छेड़ो या लेके निकलो ना, वो लोगों का चक्कर हो जाता है। मैं किसी की गाड़ी पे बैठता ही नहीं हूँ, ना चलाता हूँ। सीधी बात है। वो तो एक दफा किसी की गाड़ी पता नहीं उतर गई थी, वो रैम से नीचे, सड़क ऊंची थी, वो नीचे उतर गई, गाड़ी सिखा रही थी एक आंटी अपनी बेटी को। वो अब ऊपर वापस नहीं आ रही, वो लोग मेरे पास आ गए कि ये गाड़ी ऊपर चढ़ा के दो इन्हें। अब मैं गाड़ी चलाता नहीं इस तरह की, मतलब गाड़ियाँ ऑटोमेटिक गाड़ी मेरे पास कहाँ से आएगी? ऑटोमेटिक अमीर लोगों के पास होती है आमतौर पे। हम तो गरीब लोग पहला गेर दे, दूसरा गेर दे, चौथा गेर, ऐसे होती है हमारी गाड़ी। क्या हाल है? उनकी होती है ऐसे स्टिक सी लगी होती है, यूं करके यूं कर दे, टिक करके दूसरा गेर चला जाता है। हाँ बड़ा कमाल की चीज है ऐसे वो, है ना। पिछले दिनों पार्किंग पे एक गाड़ी लगानी पड़ी तो मुझे पता लगा कि मीरों की गाड़ी कितनी सहूलत है ये। हाँ मेरा बॉस आता है ना तो उसके पास होती हैं 3 गाड़ियाँ। तीनों में आता है। नहीं वो 3 गाड़ियाँ होती हैं उसकी। तो वो होती है, एक फॉर्च्यूनर होता है, एक उसके पास होता है वो डाला जिसपे सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, एक आध गेस्ट्स की गाड़ी होती है अक्सर। तो वो जब मैं जाता हूँ तो मेरी गाड़ी तो कहते हैं यार लगा दे इसको साइड पर जा रहे, वो रैले को ही दे देते हैं, जा यार लगा दे। तो कहते हैं, चल यार गाड़ी में बैठ, पता नहीं किस पे बैठ गया है। वो फिर बिठाते हैं फॉर्च्यूनर में, फिर वो लेके जाते हैं जहाँ उन्हें ले जाना होता है।
सीधी बात है। और मुझे तो मेला ही लगता है, बेवकूफ़ों वाली बात है, अपनी रोटी के पैसे भी दो, चार गार्ड हैं उनकी रोटी, और गार्ड कुछ भी नहीं करते। मैं इतने दिन हो गए, मतलब इतना अरसा हो गया, मेरा भी बड़ा दिल चाहता था परिजात की तरह को गोली आए आ गया तो बंदा मारे और अमीर हो जाए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं ड्रामा ही है सारा, वो सिर्फ इसलिए गार्ड रखते हैं, उनको आदत होती है प्रोटोकॉल की, कि जी हम एयरपोर्ट से आए जब तो बिल्कुल बाहर निकले तो हमें ये नहीं होगा इधर जाना, बस गाड़ी सामने खड़ी हो तो प्रोटोकॉल लेन आगे होती है, तो उधर से ले लेता हूँ। अच्छा बच्चों, तो इजारा में क्या होता है जी कि गाड़ी जो है वो किराए पे मिल जाती है। तो बच्ची ने कहा कि इसका जो है वो डैमेज का, तो ये वाकई बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैंने एक आध बार मैं गाड़ियों का बिल देने गया था, तो मुझे तो 2.5-3 लाख ही देना था उन्हें, चंद दिन गाड़ी चलाई थी हमने, ली थी बॉस ने, तो मैं बिल देने गया था, तो वहां पे एक गाड़ी लेके आया था, तो उसको किसी डिवाइस से चेक कर रहे थे। पेंट हाँ, किसी पेंट डिवाइस से पेंट चेक कर रहे थे और कह रहे थे ये स्क्रैच तू मार के लाया है, चल जरा पैसे दे। के लिए होती हाँ, वो बेचारे की शादी होगी, उसने ली होगी, शादी शुदी भी बंदा लेता है यहाँ पे, कौन सा कोई। अच्छा बच्चों है नहीं, यहाँ सारे गरीब लोग होते हैं बेचारे। अच्छा जी, अब इजारा व इक्तवा जो है ये भी वही चीज है, बस इसमें फर्क ये है कि इजारा व इक्तवा के मुआहदे में एक चीज लिखी होती है कि जब ये पूरी डील मुकम्मल हो जाएगी, टाइम पूरा हो जाएगा, तो ये चीज या गाड़ी बेचने के लिए ऑफर की जाएगी किसको, जिसने ये किराए पे ली थी, पहला हक उसे दे दिया जाएगा कि तुम उसे बाय बैक कर लो। समझ आ रही बात की, बस ये फर्क है। और इसमें भी मालिक का फायदा है कि अगर आप उसे कहें ना बाय बैक करने का तेरा हक है, तो वो सीधा ध्यान से चलाएगा कि एंड में मैं नहीं खरीदनी है। अगर आप उसे कहेंगे ना मैंने वापस ले लेनी है, तो हो सकता है वापस करते वक्त वो गोडे भी उसके निकाल दे। हाँ, बदल लेते हैं लोग। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल? तो मुदारबा जो है क्या है बच्चों? है उधार का बिजनेस एक इन्वेस्टमेंट एक करता है वर्क एक करता हाँ, और मुशारका है पार्टनरशिप और मुराबा लोन और इजारा कराया कराया, ठीक है ना, किराए पे देते हैं, खरीद वो लेता है। अच्छा, ये घर भी हो सकता है, सिर्फ गाड़ी नहीं हो सकती। आपका किराया बहुत ज्यादा डीएचए में, आप बैंक को जाके ऑप्शन प्रपोजल देते हैं कि यार ये घर तू लेके मुझे किराए पे दे दे। बैंक कहता है कितना किराया दे रहे हो, कहते 2.5 लाख रुपये महीना, अच्छा यार तुम्हें 1.5 लाख दे दो। बैंक देखता है अनजस्टिफाइड है, मैं 1.5 लाख ले लूंगा, खरीद के किराए पे दे देता है। ये गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, और इजारा व इक्तवा ये है कि जिसको हमने किराए पे दी है चीज, आखिर में खरीदारी का हक उसको दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इजारा व इक्तवा। तो बच्चों ये हो गए कौन से सारे के सारे सिस्टम मुकम्मल। अब इस चैप्टर में क्या रह गया हमारा? पहले टॉपिक से पहले टॉपिक रहते हैं माइक्रो मैक्रो और प्लस माइक्रो मैक्रो, ये रहते हैं ना। अच्छा बच्चों, चलो ये जो नए बच्चे हैं इनको जरा पता लग जाएगा, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा बच्चों, पहली बात ये है कि देखिए इकोनॉमिक्स की क्लासिफिकेशंस को दो हिस्सों में बांट लो। एक है उसके स्कोप ऑफ स्टडी के एतबार से, और एक है उसके नेचर ऑफ स्टडी के एतबार से। एक है स्कोप ऑफ स्टडी के एतबार से, और एक है नेचर के एतबार से। अच्छा, नेचर के एतबार से ना, सबसे पहला सवाल ना लोग आके ये करते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट। नहीं, पहले सुन तो लीजिए ना आप तो नजूमी की तरह पहले ही बता देते हैं, है ना जी। जैसे वो एक बंदा था ना, तो वो गया एक पामिस्ट को अपना हाथ दिखाने, उसने हाथ देखते ही कह दिया तेरी जिंदगी के अगले 3 साल बड़े मुश्किल है। फिर वो थोड़ी देर चुप कर गया, तो उसको बोलने लगा 3 साल बाद, कहता फिर तुझे आदत हो गई। तो आप भी इसी तरह पहले ही बता देते हैं, मेरा इंतजार तो कर लो यार। तो सबसे पहली बात यह है कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। तो देखिए सबसे पहली बात, साइंस क्या होती है? साइंस ये होती है बच्चों कि कोई भी चीज अगर कॉज एंड इफेक्ट पे ताल्लुक बताएगी ना, कॉज एंड इफेक्ट, हम उसको कहेंगे वो साइंस है।
मिसाल के तौर पे फिजिक्स कहती है कि हरकत मदा से हरकत होती है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तुम बॉल दीवार पे मारोगे, वो एक्शन है, ये काज हो गया ना बॉल दीवार पे मारना, और इफेक्ट क्या आया, वो वापस आएगी। इसी तरह अगर हम पानी को बॉयल करेंगे तो मॉलिक्यूल तेजी से ट्रेवल करेंगे, मूव करेंगे, और पानी उबलने लगेगा। अब आग उसके लिए क्या हो गई, कॉज, और उबलना क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। इकोनॉमिक्स भी ऐसी बात करती है, कहते हैं अगर इन्फ्लेशन होगा ना तो लोगों की फूड बास्केट में से चीजें गिरना शुरू हो जाएंगी, यानी कम होनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो 4 किलो चेरी खाते थे तो 2 किलो खाएंगे, और महंगाई करोगे तो 1 किलो खाएंगे, तो उनके फूड पे इस तरह उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाए। SL मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, म्यारे जिंदगी कम हो जाए। तो काज क्या हुआ और नतीजा क्या निकला। इसी तरह अगर कोई चीज महंगी हो जाए, किसी भी चीज की प्राइस बढ़ेगी, डिमांड क्या मुंह दो, महंगी चीज से लोग मुंह मोड़ लेते हैं। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। तो ये क्या प्राइस का बढ़ना क्या हो गया, डिमांड और डिमांड का गिरना, ये फैक्ट। क्या क्या नतीजा निकालोगे, इकोनॉमिक साइंस है। ठीक है। अब इस साइंस को सीख के अगर हम कुछ मसाइल हल कर सकते हैं तो फिर ये आर्ट भी है। मिसाल के तौर पे एक फाइनेंस मिनिस्टर आता है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देता है। दूसरा आता है, बैंक करप्ट होने वाली इकोनॉमी को उठाता है, उठा के चंद माह में 2 4 5 बिलियन डॉलर खजाने में ले आता है। ये क्या हुआ, आर्ट हुआ ना भाई। 2019-20 में यही हुआ था ना हमारे साथ, 21 में इंडियन तबसरा निगारों ने कहना शुरू कर दिया, ये ऐलान नहीं कर रहे, डिफॉल्ट कर रहे हैं। शब्बर जैदी साहब को जिंदाबाद, उन्होंने तो एक और घट्टा बोला, उन्होंने तो फौरन ही बोल दिया डिफॉल्ट हो गया, वो आज नहीं कल पता लग गया। स्टैब्लिशमेंट ने क्या करा, एक वजीर आजम की गर्दन उड़ा दी। वो करी है सबको, बकरा बीमार है, जिबा कर लो। वो तो यही करते हैं। कल उन्हें आके के कोई मुईशत सही नहीं चल रही, और कहने गया करा पहाड़ी बकरा है, ये भी कर दे। उन्होंने फड़का दिया। ठीक है, आगे आगे मुफ्ता इस्माइल साहब, बहुत काबिल आदमी। मुफ्ता इस्माइल वाकई काबिल आदमी, पूरी इंडस्ट्री उससे बड़ी खुश थी। उसको चलने नहीं दिया इन्होंने, उसको इन्होंने चलने नहीं दिया, बड़ी जल्दी फारिग कर दिया। मेरे नजदीक वो बंदा ज्यादा काबिल था इनसे। बहरहाल एनीवे, ये तो होता ही है सियासी मामलात में, एवं लोगों को साइडलाइन कर देते हैं। ये इलेक्शन लड़ लड़ के आते हैं ना, पता सियासत तो होता है। और ये ईरान जीरे खुदाना ये फिनांस कैसे बेटे बस ये कहने की बातें हैं, असल में होता पता है क्या है। आपकी बात सही है, इसको किसी दिन डिस्कस करेंगे कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। क्योंकि बात इनकी ठीक है कि एक बंदा CSS करता है, एक एक ब्यूरो में उसने जाना होता है, तो पहले उसकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। इन्होंने पूरा मुल्क चलाना होता है, तो इनकी ट्रेनिंग ही कोई नहीं होती। बहुत गलत काम है, यानी कि इनको वाकई आप सही कह रहे हैं, नहीं पता होता। अच्छा, एनीवे, ये बात आपने प्रिंसिपल को तो नहीं बोली। उसकी दवा तो आप चुप रहते हो क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल है। नहीं, ये मुझे पता है, मैंने एक बार नोट की है, ये जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं ना, ये पढ़ाते हैं दिल से। ऑनर भी है ना, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, ये यहाँ से पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। समझ आ रही है ना बात, फर्क फर्क तो होता ही है जी, नहीं बच्चों। और आपने
जो परसों में आया यहाँ पे, तो गाड़ी खड़ी करने की जगह ही कोई नहीं। ये 7 CSS की अकेडमीज के बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी, लेकिन प्रिंसिपल की गाड़ी भी तो वाइपर मार के रखी होती चमका। फर्क बड़े होते हैं भाई, आपको नहीं पता, क्या समझे। अच्छा बच्चों चलें, अब बात होगी क्या जी कि आर्ट क्यों है, कि एक बंदे को तरीका आता है। अब इसमें कोई गुस्से गिले वाली बात नहीं है। आप फाइनेंस पढ़ेंगे, एक बंदा इतना अच्छा फाइनेंस चला रहा होगा कंपनी का, 30% पैसे होंगे, 100% लाइबिलिटी मैनेज करेगा, बड़ी गेम खेलेगा, माल उधार ले आया, बैंक से लोन ले लिया, यार 30 रुपए जेब में, 100 रुपए मैनेज कर देगा, आर्ट है, और कमा के वापस भी कर देगा। 4-6 जगह इन्वेस्टमेंट डाल के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर से भी पैसे निकाल के कंपनी को दे देगा, जिसको काम आता है। लिहाजा इकोनॉमिक्स भी आर्ट है। बाद लोग ऐसी जगलिंग करते हैं कि आप यकीन करें, हमें पता होता है जेब खाली है, लेकिन वो मुईशत को ले जाते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। अच्छा बच्चों, सो दिस इज एन आर्ट। ये आर्ट भी है, मुईशत चलाना, बजट को मैनेज करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करना, इंडस्ट्री को ग्रूम करना, ये आर्ट। अच्छा बच्चों, अब देखिए साइंस की 2 किस्में यहां लिखी हैं, ठीक है ना, लेकिन आर्ट पढ़ लीजिए। आर्ट का हेडिंग क्या कह रहा है, कहता है दिस इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज आर थ्योरीज व्हेन सम आफ्टर गैदरिंग द साइंटिफिक फैक्ट यूजेस देम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। तो ये आर्ट है। तो हम मुईशत पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और उसके असूलों को पढ़ के मसाइल को हल करते हैं। मसाइल के हमारे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ठीक है जी, अच्छा, और अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये काट। अच्छा बच्चों, दूसरी तरफ साइंस है, तो साइंस में 2 चीजें आ गई। साइंस का बात तो क्लियर हुई ना। साइंस एक होती है बच्चों पॉजिटिव साइंस, एक होती है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस ये बताती है, कोई बात नहीं, क्या जरूरत, किताब में लिखा है। अच्छा बच्चों, तो बच्चों पॉजिटिव साइंस क्या होती है। पॉजिटिव साइंस वो होती है जिसके अंदर किसी भी साइंस की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाते हैं और टेस्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बच्चों, नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाते हैं और पुराने वाले टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर उस सेंस में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के रिसर्च के इदारे मुस्तकिल डाटा इकट्ठा करते रहते हैं और इंसान के बदलते बिहेवियर का एनालिसिस करते रहते हैं। लिहाजा ये एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या लिखा है बच्चों, ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट्स एंड डेवलप सम मोर रिक्वायर्ड लॉज एंड प्रिंसिपल्स। तो ये पुराने को टेस्ट करते रहते हैं और नए वाले लॉज बनाते रहते हैं। क्या हाल है बच्चों। तो इसका मतलब है, इस सेंस में देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि डेटे के बगैर तो ये कुछ नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब आ जाए आप किस तरफ बच्चों, नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। नॉर्मेटिव साइंस ये होती है कि एक्चुअली ये हो रहा है, लेकिन होना ये नहीं चाहिए। हैपनिंग लाइक दिस बट शुड नॉट हैपन। यानी नॉर्मेटिव साइंस उसको एथिकल एस्पेक्ट में हमें जगाती रहती है, एथिकल एस्पेक्ट में हमें जगाती रहती है। जैसे मेडिकल साइंस में के ऊपर जब तनकीद होती है, तो नॉर्मेटिव साइंस कहती है कि दवाइयां बन गई हैं, वैक्सीनेशन बन गया है, ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, जिंदगियां भी बच रही हैं, लेकिन किन की, मीरों। नॉर्मेटिव साइंस ये कहती है कि जितनी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसका गरीब को फायदा नहीं होता, किसको होता है, अमीर को फायदा। सही है जी। या ये कह लीजिए कि जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है उसका ज्यादा फायदा डेवलप कंट्रीज में होता है, अंडर डेवलप कंट्रीज उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो ये नॉर्मेटिव साइंस दुख का इजहार करती है, रियलिटीज को एक्सप्रेस करती है कि हो ये रहा है, होना ये चाहिए। क्लियर जी।
इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है कि इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर हम ज्यादा डेवलप करेंगे, लोगों को इंडस्ट्री लगाएंगे, तालीम ज्यादा देंगे, इंजीनियर ज्यादा बनाएंगे, डॉक्टर ज्यादा बनाएंगे, अकाउंटेंट ज्यादा बनाएंगे, प्रोग्रामर ज्यादा बनाएंगे, गुर्बत खत्म हो गई। ये कौन कह रहा है? पॉजिटिव साइंस कह रही है। कैसे? अगर इतने पढ़े लिखे लोग होंगे तो लोग फर्म्स अपनी उठा के पाकिस्तान आ जाएंगे। जहां इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, कारोबारी बंदा वहीं जाएगा ना। क्या हाल है? ऑनलाइन ऑडिट असाइनमेंट सारी पाकिस्तान आ जाएंगी अगर ज्यादा अकाउंटेंट होंगे। तो पैसा खुद ब खुद आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कहती पॉजिटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस इसके ऊपर आएगी, एथिक्स की बात करेगी। क्या? कि तालीम देने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा। तो जो अमीर मुल्क हैं वो अपने लोगों को इतना ज्यादा पैसा लगा देते हैं कि उसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे वो जितने भी बोंगे हों। और गरीब मुल्कों में जितने मर्जी जीनियस बच्चे पैदा हो जाएं, वो उनके ऊपर चूंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लिहाजा वो रॉ का रॉ हैंड ही रह जाता है, वो कभी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होता। तो हमेशा नॉर्मेटिव साइंस दुख का इजहार करती है। तो इकोनॉमिक्स में भी दोनों साइंसेज हैं, नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, के हो ये रहा है, होना ये चाहिए। जैसे कल ही एक टॉपिक पे बात हम कर रहे थे कि 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन हमें जब भी कॉस्ट कम करनी होती है, हम लेबर की तरफ जाते हैं। नॉर्मेटिव साइंस यही कहती है कि तुम्हें सिर्फ लेबर का ही फैक्टर मिला है कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए। क्या हाल है बच्चों? क्यों जी? बात का तो मुझे गुस्सा आता है कि साहब ने मांग लिया मेरे से 16 या 20 हजार। मतलब तू भी ले यार, उठा। क्यों जी? जब बाकी सब ने रज के पैसे लिए, तूरी वाले ने, इवन वो क्या होती रस्सी वाले ने, बैल वाले ने, तो तेरे पैसे क्यों रखे हैं? तू भी उठा, मौज कर। तो एथिकल इकोनॉमिक्स जो है, इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं। तो अब अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स साइंस है, क्यों? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट को डिस्कस करती है। इन्फ्लेशन होगा, लोगों का म्यार गिरेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी, डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आर्ट भी है, इसको सीख के तुम अपनी मुईशत को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने घर को बेहतर चला सकते। लिहाजा ये एक आर्ट भी है ना बच्चों। अच्छा, अब साइंस क्या है? उसमें 2 हिस्से हैं। बंद हो गया फिर तो। तो मैं क्या करूं? मुझे तो हल बताओ। यहाँ तो स्विच मेरे हाथ में दे दो ना, कोई रिमोट वगैरह इसका हो बंदा, ऐसे करके चलाए तो चल जाए। अब क्या, वो एक बच्ची बेचारी, कभी उसका बैग उठाता हूँ, कभी उसको उठाता हूँ, तो क्या ये तो बात है। कोई चीज देने का फायदा नहीं है। हालात ये, एक माइक चाहिए था ना, तो ये देखो, ये माइक निकालना था, तो ये देखो ये माइक कितने पड़े हैं। ये एक माइक 3,500-3,000 का है, बोया का। वसाइल डूब रहे हैं। देखो ये माइक किसी चीज का रिमोट है, पता ही नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ कि इतने वसाइल है, इसका कर दो यार। पता ये क्या होता है? वसाइल ना हो, वसाइल होते हुए हम रो रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, जिंदगी में याद रखो, बगैर इंसेंटिव के कोई काम होता नहीं। मैं एक इदारे में काम करता था, तो वहां बर्तन लाते थे, बर्तन मिलते नहीं। यहाँ सुबह को कप मिलते थे, जैसे यहाँ 3 दिन पुराना कप भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, पड़ा होगा पिछले हफ्ते का। हाँ जी। है क्लास ऑफ कर ली? 11:15 होनी थी, बस 2 मिनट ऊपर चले। बस मैं कर रहा हूँ माइंड। अच्छा ठीक। अच्छा बच्चों, तो वो क्या बच्चों, मैं बता रहा था कि
कप नहीं मिलते थे, पिरचें गायब, ये वो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। मैंने उस लड़के को कहा, ले अभी तेरा 50 रुपये रोज इनाम है, तूने रोजाना जब मैं निकलने लगूँ ना 7-8 बजे, पूरी क्रॉकरी ऐसे धुली पड़ी हो, पूरे चमचे, पूरे कप, पूरे ग्लास, उसके बाद मेरे जाने का फिर यूज करो। फायदा क्या? 1500 की क्रॉकरी कहाँ आती है महीने की? आपने 50 रुपये रोज उसको इनाम दे दिया, चीजें रही हो गई। क्या समझे? ये चीजें, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये सस्ता है, ये मेरे पैरों में रुल रहा है। इसको यूज कर लिया है तो इसकी एक शेल्फ है, वहां जाके इसको रखो, ताकि दोबारा जिसको जरूरत हो वो वहां से आके ले ले। आप टोयोटा की फैक्ट्री जाएंगे ना, वहां एक ब्रांच है ना जो लिया है एक वर्कर ने, और उसने अपने पास रख छोड़ा है सारी। भाई जब तूने लगा लिया है, तूने अपना काम कर लिया, तो पुट इट बैक ऑन द बोर्ड, आगे जिसको चाहिए वो आगे यूज कर सके। ये ला कर दिए हमारे। अच्छा बच्चों, और ये हमारा रवायती एंगल है, हम लोग ऐसे ही हैं, ऑर्गेनाइज ही नहीं करते चीजों को, तो फिर यही होगा ना। अच्छा बच्चों, अब बात समझ आ गई आपको? साइंस कॉज एंड इफेक्ट है, आर्ट इसको इस्तेमाल करके मसले का हल कर ढूंढना है आपने। और पॉजिटिव साइंस ये है कि जितनी थ्योरीज बनी है उनको टेस्ट करो, और जो जरूरत है नई दरियाफ्त करो। और नॉर्मेटिव साइंस ये है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए था। क्या हाल है बच्चों? है ना जी? तो ये हमारे यहाँ भी अक्सर चीजें होती है ना, हम करते कुछ है, उसका नतीजा कुछ गलत निकल आता है। मिसाल के तौर पे हमें कहा गया कि आप ऐसा करो, आप घरों में ना सोलर एनर्जी यूज करो, पैनल पे हम टैक्स नहीं लगाते, तुम पैनल लगाओ, प्रोड्यूस करो और हमें भी बेचो। अब होना क्या चाहिए था कि ये पैनल एक ऐसी फैमिली को मिलने चाहिए थे जिसके 2 बल्ब, एक पंखा, एक फ्रिज है। उसको हम एक 200 एम्पेयर की बैटरी दे देते, 4 पैनल दे देते, एक छोटा इन्वर्टर दे देते, वो बिल से आजाद। दिन को चार्ज कर लिया, रात को यूज कर लिया, तो गरीब आदमी का मसला हल। होना ये चाहिए था, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से ये होना चाहिए था ना, गरीब का मसला हल हो जाता। 4 पैनल दिए, एक बड़ी बैटरी हो गई और एक इन्वर्टर हो गया, दिन को चार्ज हो गया, रात को यूज कर लिया। अगर उसकी फ्रिज बंद भी हो जाएगी फजर के वक्त, तो 2-4 घंटे माइंड, बिल भी तो नहीं आना उसको। फिर सूरज चढ़ा, फिर चार्ज हो गई। और अगर कभी ये बादल आए तो हफ्ते 1.5 हफ्ते का बिल भी आ गया, चलो काम चल गया। अब हुआ इसके बरक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तो ये कहती कि इसको गरीब के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। हुआ ये कि जिनके घरों में 8-8, 10-10 एसी लगे हुए, उन्होंने 25, 30, 38, 40K का सिस्टम लगवाया। उस सिस्टम के साथ उन्होंने लिथियम आयन बैटरियां डाली और साथ उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, अगर वो 8 घंटे रोज एसी यूज करते थे तो उनकी एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा गई लेस्को को कि उन्होंने देखा कि हम तो 1,500 यूनिट यूज करते थे, तो ये तो 4,000 इसकी तरफ चला गया है। उन्होंने बच्चों से कहा, बेटा ये बड़े वाली अलमारी चला, स्टैंडिंग यूनिट सारे ऑन करो, और 24 घंटे क्या लेने चाहिए, ऑन रहने चाहिए। क्यों भाई? वो 4,000 उसको देके उसका चार्ट डालने में, वो भी यूज करो। अब हुआ क्या, बिजली का बिल अमीर ने देना छोड़ दिया। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कह रही थी? गरीब का मसला हल होना चाहिए। हुआ किसका मसला हल? अमीर का। उसका लाखों रुपए का बिल नहीं आता, बल्कि उसका लाखों रुपया लेस्को की तरफ निकलता है। नतीजा ये कि कमाने वाले बच्चे घर से निकाल दिए और वेले बैठा लिए। यानी जिन्होंने बिल ज्यादा देना था उनको फारिग कर दिया, जाओ तुम्हें बिल आजाद, वो निकल गए। अब बिल आईपीपी का किससे लेना है? गरीबों से। तो गरीब फंस गए बेचारे। अब वो कहते हैं कि आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। अब वो गरीब चीखे मार रहा है और अमीर जो है वो एसी चला के बैठा हुआ है। क्या हाल है बच्चों? और जब अब गरीब हमारे जैसे बेचारे लगाना चाह रहे हैं, तो अब आए दिन खबर दे देते हैं रूल चेंज हो रहे हैं। चेंज भी नहीं करते और खबर भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि मुबशर पैनल खरीदने का सोच रहा है, इससे पहले रूल को चेंज कर देते हैं। इसको फायदा
नहीं होना चाहिए, ये बेचारा सेल से ही कपड़े खरीदे, क्या समझे। तो ये इन्होंने असूल बनाया। लो बच्चों, यहाँ तक बात हो गई सही। लो यार, हम बात करते हैं फिर इस तरह से कि ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगला लेक्चर आपका जो है कितने बजे होता है आमतौर पे? 12:30। अच्छा चलो, मैं पता कर लूंगा उनसे कि जुमे के दिन वो क्या करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो कहें जी आधा घंटा पढ़ाओ, तो फिर आधा घंटा पढ़ा देंगे। ठीक है ना। और मस्जिद इधर करीब है, उधर 1:30 बजे जुम्मा होता है। अच्छा बच्चों, बहुत